सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी प्रचार में। और जैसे कि ये रैली चली है और हमने नए हाईज बनाए हैं लास्ट 2 दिन से, और आज भी ऑल्दो मार्केट कंसोलिडेशन में है तो भी हमने निफ्टी ने एक नया हाई बनाया है। कैसे आप देख रहे हैं ये जर्नी को, और कितना सस्टेनेबल अभी ये लग रहा है? क्या कुछ करेक्शन हम देख सकते हैं कि ये रैली अभी भी चालू रहेगी? देखिए, अंडरलाइन स्ट्रेंथ ऑफ द रैली बहुत मजबूत है, मगर ऐसा नहीं कि करेक्शन नहीं आ सकता है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप समझिए कि हमारी मार्केट की हालत ना, स्पेशली लार्ज कैप क्षेत्र में एफआईएस के हाथ में है। टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप आप इंडिया में ले लेना तो करीबन 36% प्रमोटर्स के पास है, तो बाकी 64% के अंदर 40% आप एफआईएस ओन करते हैं। तो लार्ज कैप इंडेक्स में स्पेशली आप सेंसेक्स या निफ्टी ऐसे हेडलाइन वाले इंडिसेस में एफआईएस की सोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उनके फ्लोज डिसाइड करती है मार्केट। तो अब ये तो स्ट्रेंथ जो आ रही है उसके कारण यह है कि ऑयल के दाम, एक रिसेशन वाला माहौल जो पैदा हो रहा है एडवांस देशों में, उसके कारण ऑयल के दाम में गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। तो उसके लिए इंडिया के लिए, क्योंकि 83% हम अपना ऑयल का रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है, तो ऑयल की इंपोर्ट्स भी बढ़ेगी। तो जैसे ही ऑयल के दाम में कुछ कटौती दिखती है तो एफआईएस के लिए ये बहुत पॉजिटिव स्पिन होता है इंडिया में निवेश करने के लिए। इसलिए ये फ्लोज जो आ रही है, क्योंकि यूएस में थोड़ा बहुत स्लो डाउन का सामने दिख रहा है, तो माने रिसेशन जल्दी आ रही है, तो ये पॉजिटिव है फॉर ऑयल प्राइसेस एंड फॉर इंडिया के लिए। तो मगर इसमें न्यूज फ्लोज भी आके जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि अगर कोई फेड के चेयरमैन के, जो फेड रिजर्व के गवर्नर्स होते हैं, कई लोगों ने बताया कि नहीं, मैं 5, 5.25 तक इंटरेस्ट रेट्स को जाते हुए देखता हूँ और लंबी अवधि तक मैं इंटरेस्ट रेट्स को हाई लेवल पे दिख रहा हूँ। तो वो एक नेगेटिव होती है फ्लोज के लिए, क्योंकि कुछ बोरोड मनी हेज फंड्स जैसे वहां पे बैंक से बोरो करके यहाँ निवेश करते हैं, उनके लिए कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ती है, तो थोड़ा उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है जैसे ही इंटरेस्ट रेट के कुछ टॉक हो जाता है। तो न्यूज फ्लोज और लॉन्ग टर्म ट्रेंड का जो एक प्ले होता है वही हमारे मार्केट में वॉलेटिलिटी दिख रही है, मगर अंडरलाइन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ की फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। और सेकेंड चीज, वर्ल्ड एडवांस देशों में रिसेशन का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो मैं समझता हूँ कि कमोडिटी और ऑयल के दाम थोड़े दबे हुए रहेंगे, तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी है। इसलिए मैं एक स्ट्रॉन्ग एफआईआई की इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसके लिए कंपैरिजन के माफिक मैं आपको बताऊं कि जब अक्टूबर लास्ट ईयर ये रशिया यूक्रेन वॉर के कारण और दूसरी चीजों के कारण ऑयल का दाम $60 से ब्रेंट का $125 तक उड़ गया था, तब आपने देखा कि एफआईएस ने इंडिया में बेचना शुरू किया था। उनके ऑयल का लिंक इंडिया के साथ बहुत उनका स्ट्रांग होता है। तो इस पीरियड में अक्टूबर से जून तक करीबन उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का पैसा बाहर निकाला। अब जुलाई से क्योंकि फेड का रेट हाइक का प्रोग्राम आ गया, तो ऑयल में फिर कटौती 125 से 75 तक गिर गई, फिर 90 के ऊपर, फिर अगेन वापस गिरने लगी है। तो ये जो ऑयल की डिक्रीज इन प्राइस में 80,000 करोड़ वापस आया है। 2.5 लाख करोड़ बाहर गया, 80,000 वापस आया, तो बाकी 2.25 लाख करोड़ अभी एफआई पैसा जो भारत में था बाहर गया, वो वापस आने को बाकी है। वो अगले 3, 4, 6, 8 महीने के टाइम फ्रेम में धीरे धीरे वापस आएगा, और ये स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट हमारे मार्केट को, इसलिए मैं कह रहा हूँ अंडरटोन मार्केट का बुलिश ही रहेगा मेरे ख्याल में। शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी तो न्यूज फ्लोज के जरिए कंटिन्यू हो सकता है। वेल, दैट्स गुड टू ईयर कि जो हमने इन बिटवीन जो एग्जॉडस देखा था वो वापस अभी सब इनफ्लो आ रहा है। लेकिन सर, आप ऐसे मानते हैं कि भारत एक फर्स्ट प्रेफरेंस है, और ऐसे हम देख सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड ओवर में अभी कोई एवेन्यू नहीं है मार्केट, जैसे अपने मार्केट तो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ओवर मार्केट्स में हमने थोड़ा स्लगिशनेस देखा है, इसीलिए प्रेफर कर रहे हैं एफआईआईज वापस आने के लिए, बिकॉज दूसरा कोई एवेन्यू नहीं है। क्या ऐसे मान के चले कि हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, वो भी रोल प्ले कर रहा है? दोनों दोनों इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ। इंडिया का एक ऑप्शन इनके लिए है, क्योंकि हमारी ग्रोथ स्ट्रांग है ना, तो उससे जुड़ी हुई आंसर। तो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड आईएमएफ की फोरकास्ट देखें अगले साल के लिए वर्ल्ड की ग्रोथ की, उसमें एडवांस देशों का ग्रोथ उन्होंने 1.25% के लेवल पे बताया। 2023 की बात कर रहा हूँ। इमर्जिंग का 3.5 से ज्यादा, 3.25 तक बताया। उसके अंदर इंडिया का 6% और चाइना का
4.5। तो वर्ल्ड की कंपैरिजन में 1% का ग्रोथ कहाँ पे और 6 कहाँ पे? जमीन आसमान का फर्क है ग्रोथ रेट्स में, वो इंडिया की और वर्ल्ड की। इसलिए थोड़ा बहुत वर्ल्ड में और भी स्लो डाउन आए तो इंडिया की भी ग्रोथ थोड़ी घटेगी, मगर मे भी 6 से 5.5, बट 5.5 भी हेड एंड शोल्डर्स आपको वर्ल्ड की ग्रोथ से हायर लेवल पे है। तो सेकेंड चीज ये है कि जो लिक्विडिटी की बात, क्योंकि पैसा आता है जब लिक्विडिटी होता है, तो करीबन वर्ल्ड की G4 के देशों में $30 ट्रिलियन का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की बात हुई, मगर असल में कुछ ज्यादा टाइटनिंग नहीं हुआ है। तो इतना भरपूर लिक्विडिटी जो $30 ट्रिलियन का है, तो नेचुरली वो एक जगह ढूंढता है जहां पे मेरे को अच्छी रिटर्न मिले। अब इंडियन मार्केट में टोटल एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट खाली $600 बिलियन है। $30 ट्रिलियन वर्ल्ड की लिक्विडिटी में हमें 600 बिलियन यानी 2% के करीब ही इंडिया में एलोकेशन आ रहा है। अब ये समझिए कि वो 30 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन तक गिरे तो भी ये 600 बिलियन में गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं है। 600 बिलियन चाहे 900 बिलियन हो सकता है, तो 50% ज्यादा एफआई आके तो समझिए कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो रिटर्न की कोशिश में जो $30 ट्रिलियन के अंदर जो एक एक्टिव मैनेज की पोर्टफोलियो होती है, उसमें से पैसा जरूर इंडिया को चूज करेगा। हमारी हायर ग्रोथ रेट्स और ऑयल की दाम की कटौती का बेनिफिट पूरे वर्ल्ड में अगर किसी देश को मिलता है वो इंडिया को, क्योंकि हम 83% ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों बात तय है कि एक डिक्रीसिंग ऑयल की दाम में इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिट है। तो फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और गवर्नमेंट की बोरिंग, इस सब के लिए वो काम आएगी। एट द सेम टाइम आपको इतना लिक्विडिटी है तो कहीं ना कहीं उनको निवेश करना ही पड़ेगा। और ये 2.5 लाख करोड़ की बात जो मैंने करी, कहाँ गया वो पैसा? कुछ पैसा वापस यूएस जी। में गया, कुछ हायर इंटरेस्ट रेट, पर कुछ पैसा कमोडिटी एक्सपोर्टिंग देशों को गया। तो वहां से अभी कमोडिटी की प्राइस गिर रही है तो रिवर्स होगा फ्लो। तो इंडिया के अलावा उनको ज्यादा चॉइसेस नहीं है जहां पे वो अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इंडिया कितना इन्फ्लो डाइजेस्ट कर सकती है? क्योंकि बहुत भी आ जाए तो क्या मार्केट में अफेक्ट हो सकता है? और वीज़ अगर अपनी फ्लरिशिंग इकोनॉमी है और जैसे आपने बोला कि ऑयल प्राइसेस में जो गिरावट आई है उसका एडवांटेज हमें मिलेगा, एफआईआईज़ की जो फंडिंग आ रही है वो अपने मार्केट्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमें भी नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो कैसे हम स्ट्रैटेजी अपनाएं अभी आगे जाके? देखिए, स्ट्रेटेजी वही अपनाएं। मैं कहूंगा आपको एफआईएस जो कर रहे हैं उसको कॉपी करना है। यानी एफआईएस की अगर पोर्टफोलियो हमने एक्सेस किया है एक स्टडी, तो करीबन 55 पोर्टफोलियो मैनेजर्स बाहर के इंडिया से जो इंडिया में इमर्जिंग मार्केट में निवेश करते हैं, उसमें इंडिया में दो चीज उसके सामने है। एक, आज क्योंकि अक्टूबर टू जून से के बिक्री के कारण आज भी इंडिया इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो के अंदर अंडरवेट में है, यानी उन्होंने जो पैसा निकाला उसको भी वापस नहीं लाया। तो एक वो पेंट अप डिमांड है। सेकंड चीज ये है, वो अपना एलोकेशन इंडिया के अंदर डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे कर रहे हैं एफआईएस। तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पे अपना निवेश बढ़ा रहे हैं, और एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे आईटी में वो घटा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि एफआईएस की सोच को फॉलो कीजिए, डोमेस्टिक ओरिएंटेड अपना पोर्टफोलियो रखिए, तो आपको लाभ भरपूर आएगा। और डोमेस्टिक के अंदर भी मैं कहूंगा एक मल्टी कैप अप्रोच रखिए, क्योंकि एफआईएस की खरीदारी जरूर लार्ज कैप को सपोर्ट देगी, मगर जब वो खरीदने आते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे लार्ज कैप उनको बेचते हैं। तो लार्ज कैप में जो प्राइस इंक्रीज हो सकता है वो सप्लाई के थ्रू कंट्रोल में रहेगा, मगर वो पैसा जो म्यूचुअल फंड को मिलता है, जो लार्ज कैप स्टॉक को एफआईएस को बेचते हैं, उसको अगर रीडिप्लॉय करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो वहां पे प्राइस इंक्रीज बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम होती है मिड एंड स्मॉल कैप में। थोड़ा बहुत भी पैसा उधर आ गया तो एकदम से दाम बढ़ सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये खाली निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यूएशंस और इसकी जो बातचीत चल रही है उस पर आप डरे मत, मगर एक ब्रॉडर डोमेस्टिक ओरिएंटेड मल्टी कैप पोर्टफोलियो अगर आप रखेंगे तो जरूर आपको और फायदा मिलने का जरूर एक आशा आप रख सकते हैं। और मैं कहूंगा वही करो जो एफआईएस कर रहे हैं, डोमेस्टिक ओरिएंटेड और एक मल्टी कैप अप्रोच लीजिए आप। ડોમેસ્ટિક ઓરિએન્ટેડ અને મલ્ટી કેપ અપ્રોચ આપણે રાખવો પડશે આગળ જતાં। पर सर, जैसे आपने कहा कि अब अपने इंडाइसेस एक नए हाइज बनाते हुए हमने देखे हैं, जो कि मार्केट अभी भी वॉलेटाइल है और एक अभी देखें तो एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो फ्यू स्टॉक्स की वजह से हमारे इंडाइसेस हमने देखे कि आगे बढ़ रहे हैं।
फुल पार्टिसिपेशन आप कब आते हुए देख रहे हैं? और जैसे आपने कहा कि ब्रॉडर मार्केट्स को भी एक पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर हमको एक सस्टेनेबल हाइट पे जाना है और मेंटेन करना है। आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, एक वर्ल्ड जो स्लोडाउन में है और रिसेशन की ओर जा रही है, तो एक ब्रॉड बेस आप सभी सेक्टर का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पे दबाव होगा, तो आईटी पे दबाव होगा। एक डिमांड स्लोडाउन के कारण आईटी की डिमांड भी गिरेगी। एक फार्मा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, वहाँ पे भी आपको थोड़ा दबाव दिखेगा। फिर तीसरी बात है, आपको मेटल्स जो कि ग्लोबल सिक्लिकल्स माने जाते हैं, जो इंडिया का एक्सपोर्ट स्टोरी उतना नहीं है मेटल्स में, तो मेटल्स के दाम लंदन मेटल एक्सचेंज में डिटरमिन होते हैं जैसे वर्ल्ड की स्टोरी के ऊपर है। तो अगर मेटल के दाम में एक स्लोडाउन के कारण करेक्शन आता है, तो इंडियन मेटल स्टॉक्स की, क्योंकि उनकी प्राइसेस भी गिरेगी, तो वो दबाव आता है। तो ये एक्सटर्नल ओरिएंटेशन की सेक्टर्स की वापसी, आप जब वर्ल्ड रिसेशन के थ्रू पार करके उसके बाद वापस ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में आती है, तभी आप उनमें एक ब्रॉड बेस आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर्स आपके लिए, मैं समझूंगा कि एक इंडेक्स के अंदर आपको डोमेस्टिक ओरिएंटेड जैसे इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऐसी सेक्टर्स ही आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे। पोलराइज्ड रैली ही होगा इंडेक्स के अंदर। अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक वर्सेस एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में एक शार्प डिवाइड थोड़ी देर के लिए रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड की स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये इंटरनेशनल ओरिएंटेड सेक्टर्स के ऊपर उतना ग्रोथ आप नहीं देख पाएंगे और थोड़ा दबाव रहेगा शुरू उसमें। हम्म। क्या है कि जब इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में ना, क्या होता है कि 15% इंडिया का शेयर होता है। तो कोई पैसिव फंड जैसे ईटीएफ पैसा निवेश करती है, तो उनको 15% इंडिया खरीदना होगा, और उसके अंदर एमएससीआई इंडिया में जो सेक्टर है उसको खरीदना होगा। तो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में भी थोड़ा बहुत बाइक एक पैसिव फंड से आएगा, क्योंकि पैसिव फंड डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड एक्सपोर्ट, जो शेयर है इंडेक्स में उसको खरीदना ही जरूरत है। तो थोड़ा बहुत बाइंग सपोर्ट उधर मिलेगा। तो बहुत ड्रॉप ड्रॉप नहीं देख सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा राइज भी आप नहीं देख सकते, क्योंकि एक्टिव मैनेजर्स आपको डोमेस्टिक ओरिएंटेशन में शिफ्ट करेंगे अपना एलोकेशन। एब्सोल्युटली। लेकिन सर तो जैसे ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन है, तो आपको लगता है कि वहाँ ग्लोबल मार्केट्स में जो कि वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं, कुछ निवेश वहाँ करना चाहिए कि अभी हमें इंडियन मार्केट्स पे ही कंसंट्रेट करना है? कैसे स्ट्रैटेजी अपनाएं? देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है, तो ग्लोबल मार्केट में आप अभी क्यों ध्यान देंगे, क्योंकि दो तीन चीज साथ में होती है। एक, इंटरनेशनल में अगर एक्सपोर्ट लेते हैं तो जनरली आपको रुपी की वीकनिंग का थोड़ा हेड्ज मिलता है, मगर अब डॉलर वीकनिंग स्टेज में आ रही है, रुपी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग स्टेज में दिख रही है, तो इंटरनेशनल से आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है, कौन से मार्केट आप ढूंढेंगे। देखिए, चाइना में क्या हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन हुआ है। चाइना में अगर ग्रोथ अभी स्लो डाउन होकर 4.5 के लेवल पे है, तो एक स्टेबल 4.5 दिख रहा है, और मार्केट में बहुत करेक्शन है। शायद चाइना में अपॉर्चुनिटी होता है, मगर पॉलिटिकल रिस्क चाइना में बहुत ज्यादा है। अभी देखो, एंटी कोविड प्रोटेस्ट भी उधर उभर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया से बाहर जाने में रिस्क है, क्योंकि आपको जानकारी भी उतनी नहीं है। अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, तो एक रुपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट आपके पोर्टफोलियो में आ सकता है, वो भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो मैं कहूंगा आपके लिए आप इंटरनेशनल से दूर रहें, क्योंकि जो नॉलेज और एक्सपर्टीज आपको जरूरत है इंटरनेशनल के बारे में स्टडी करने के लिए, वो पूरी आज नहीं है। और ओवरऑल एक माहौल भी इंटरनेशनल में स्लो डाउन का माहौल है। तो स्लो डाउन का माहौल में अभी जाके क्यों आप एक ग्रोथ कंट्री में रहते हुए आप क्यों स्लो डाउन कंट्री में पैसा डालेंगे। ये थोड़ा मेरे को अजीब लगता है कि आप अभी इंटरनेशनल की बात, क्योंकि करेक्शन बहुत हुआ है इसलिए लोग सोच रहे हैं, और वैल्यूएशन बहुत गिर गए हैं। उसका एक कारण है ना, ग्रोथ स्लो डाउन के कारण वैल्यूएशन गिरे हैं ना, ऐसी जी। नहीं कि अपने आप गिर चुके हैं ना। दूसरा सर, अभी जैसे कि अपनी अगर हम अपना पोर्टफोलियो खोलें तो कैसा दिखना चाहिए, कैसा अलोकेशन हमको रखना चाहिए, कौन से सेक्टर्स में हमको एलोकेशन रखना चाहिए, कौन से रेशियोज में हम एलोकेट कर सकते हैं जैसे आगे की हम रैली में पार्टिसिपेट कर सकें? तो मैं कहूंगा कि सबसे अव्वल नंबर आपको होनी चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, गुड क्वालिटी एनबीएफसीज होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं। ये सब आपको एक फाइनेंशियल सर्विसेज की प्ले है, जो मैं समझता हूँ कि अव्वल नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ द इंडियन ग्रोथ स्टोरी, क्योंकि कॉर्पोरेट डिमांड रिवाइव हो रही है ड्यू टू कैपेक्स। एट द सेम टाइम एनपीए लेवल्स भी बहुत कंट्रोल में, तो बैंक कैपिटल एडिक्वेसी भी बहुत एडिक्वेट है। और
डिमांड होते होते उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी वाइडन होते हुए मैं देख रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा अलोकेशन, कंसिस्टेंट अलोकेशन आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में करनी चाहिए, क्लोजली फॉलोड बाय मैं कहूंगा कि इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि कैपेक्स की स्टोरी है। एक तरफ गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स है, दूसरी तरफ पीएलआई ड्रिवन कैपेक्स है। अभी आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर का भी आज कैपेक्स बढ़ रहा है, केमिकल्स ऐसे सेक्टर में बहुत जबरदस्त कैपेक्स की ग्रोथ स्टोरी है। तो कैपेक्स की स्टोरी आपको मिड एंड स्मॉल कैप में इंडस्ट्रियल्स, सीमेंट, स्टील और बेसिस कैपिटल गुड सप्लायर्स में आपको ऑर्डर बुक बढ़ते हुए अगले 6 महीने 9 महीने में दिखेंगे। तो मैं कहूंगा कि एक एलोकेशन आपको इंडस्ट्रियल्स में आपको सेकेंड एलोकेशन करनी चाहिए। तीसरी एलोकेशन थोड़ी टाइम फ्रेम को रखते हुए कंज्यूमर में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, नॉट एफएमसीजी बट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जैसे हाउसिंग आता है, ऑटोमोबाइल्स आती हैं, हाई एंड रिटेल आता है, प्रीमियम रिटेल आता है। ये सब चीज ना, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो आपको एक प्रीमियमाइजेशन ऑफ द कंजम्पशन स्टोरी आपको सामने आएगी, और ये ज्यादातर एक मिड एंड स्मॉल कैप प्ले है। तो मैं कहूंगा कि थर्ड आपकी एलोकेशन होनी चाहिए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एक ब्रॉडर स्पेस जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, हाउसिंग और हाई एंड रिटेल ये सब शामिल है। तो ये कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये तीन आपके कोर पे पोर्टफोलियो बन गए ग्रोथ ओरिएंटेशन के पास। तो एक सेफ्टी का एलोकेशन आप रखेंगे, उसमें थोड़ा आईटी, क्योंकि आईटी में गिरावट आई है, मगर आईटी में एक बेस सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत आईटी में रखें, और थोड़ा बहुत मैं कहूंगा एफएमसीजी में एक सेफ्टी के तौर पर थोड़ा 5% आप आईटी और एफएमसीजी में भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं। ઓકે, તો પોર્ટફોલિયો જે લાગવું જોઈએ બેન્કિંગ એન્ડ ફિનાન્સ સાથે જ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગુડ્સ એટલે કે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર જે આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવા કાઉન્ટર્સમાં આપણે રાખવું જોઈએ, સાથે જ ઓફકોર્સ કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રિશનરી અને આઈટી, અને સાથે એક એફએમસીજીમાં એક સેફ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ આપણે એક આપણો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ ને એક પોર્ટફોલિયો बैलेंस रखो જોઈએ। सुनील जी, ऑन दैट नोट बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके व्यूज़ एज यूजुअल हमारे साथ शेयर करने के लिए।